गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आए हैं और हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यूट्यूब के इतिहास में अब तक किसी ने भी इतने बेहतरीन तरीके से मैटर आपको प्रोवाइड नहीं किया है। उल जलूल बातें आपको बताई जाती हैं। तो आज के यदि इस सेशन में आप सभी लोग बने रहेंगे दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान का जो पहला भाग है, इससे संबंधित जो है किसी भी प्रकार के कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके मन और मस्तिष्क में आज के बाद नहीं बनेगा। लेकिन आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से साथियों पूछ भी सकते हैं। चलिए जो है दोस्तों इसको एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, इनका मेंशन जो है संविधान के पहले भाग के अंतर्गत किया गया है और आर्टिकल जो है 1 से 4 तक में किया गया है। यदि जब हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, इसमें जो है इस बिंदुओं को 2 पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला पॉइंट क्या आता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, और दूसरा पॉइंट आता है कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है। भाई प्राचीन काल में देखा जाए, प्राचीन काल में तो कोई राज्य नाम की चीज़ नहीं था ना, तो धीरे धीरे जो है राज्य जो है अपने अस्तित्व में आया। तो राज्यों का पुनर्गठन यानी कैसे हुआ भाई, जब अस्तित्व में आ गया तो यदि वर्तमान सिचुएशन में देखा जाए तो नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, और इनका मेंशन जो है दोस्तों आर्टिकल 3 में किया गया है। चलिए जो है दोस्तों अब हम आगे बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान का जो पहला आर्टिकल है, पहला जो अनुच्छेद है, तो पहले अनुच्छेद में बात क्या बताई गई है आप सभी यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो संविधान का दोस्तों जो पहला आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, क्या है, इंडिया जो है जो कि भारत है, राज्यों का एक यूनियन होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में इंडिया, भारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 1 में किया गया है। क्लियर। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है इसी आर्टिकल 1 में ही किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में भारत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी संविधान का जो पहला आर्टिकल है, इस पहले आर्टिकल में देखा जाए तो भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या आप लोग देख रहे हैं कि राज्यों के क्षेत्र, दूसरा क्या देख रहे हैं, संघ क्षेत्र देख रहे हैं। हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी संविधान का जो पहला आर्टिकल है, इस पहले आर्टिकल में 3 प्रकार के राज्यों का आप अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन क्या करेंगे, राज्यों के क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र का मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं, बोलो 28 राज्य हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, संघ क्षेत्र। बोलो वर्तमान में कितने संघ क्षेत्र हैं, 8 संघ क्षेत्र हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और ऐसे भी कुछ भूभाग हैं जिनको भारत में शामिल किया जा सकता है, इनका अध्ययन करेंगे। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि डॉक्टर थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या ये आपको विजिबल है कि नहीं, आप लोग एक बार मैसेज करके बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएं अच्छे से विजिबल है ना। अब देखिए साथियों कि डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर ने कुछ बात बताई थी। इन्होंने बात क्या बताई, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यार, हमको लगता है आप लोग दिख नहीं रहा है क्या। चलिए, इन्होंने बात क्या बताई थी आप लोग नोट करेंगे दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने कहा था कि राज्यों का संघ उक्त यूनियन ऑफ स्टेट को संघीय राज्य, फेडरल स्टेट के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण बताए थे।
बात यहाँ पर समझना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरल स्टेट की बात कही थी। और इस बात को कहने के पीछे इन्होंने क्या दिया था, दो तथ्य दिया था, दो कारण दिया था। क्लियर। अब दो कारण क्या थे आप लोग क्लास में देखेंगे साथियों। पहला कारण क्या था, आप लोग सब देख पा रहे होंगे, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौता का परिणाम नहीं है जैसा कि अमेरिकी संघ है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भाई जो राज्य हैं, तो राज्यों को जो है संघ शासित जो राज्य होते हैं, इनसे अलग होने का जो है इन्हें राइट नहीं दिया जाता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि उल्लेखनीय है कि भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे है, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले वाले में केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है, वे भी शामिल हैं। और आगे देख रहे हैं आप लोग कि संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित ऐसे क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यदि आप सभी यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के लेवल का यहाँ पर सारे कंटेंट को रखा गया है और विशेष तौर पर जो मेंस का पेपर होता है, तो मेंस से भी सारे क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। अब आपने तो आर्टिकल 1 को एकदम अच्छे से जो है डिटेल में कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं संविधान का जो आर्टिकल 2 है। तो आर्टिकल 2 में दोस्तों क्या ध्यान से आप लोग समझेंगे, संविधान का जो आर्टिकल 2 है, इसमें बात क्या बताई गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के विषय में बात बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में क्या करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को काट कर छोटा या बड़ा कर सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान समझेंगे। संसद को क्या राइट दिया गया है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को काट कर छोटा या बड़ा कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा क्या कि नोट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या बात बताई गई है कि बेरूबारी केस में न्यायालय ने यह कहा कि भारत जो है किसी विदेशी क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि भारत जो देश है वह किसी विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण अपने भारतीय भूभाग में कर सकता है। और क्या कर सकता है भाई, ग्रहण भी कर सकता है उस भूभाग को और दे भी सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, बंगाल जो है, बंगाल के जो 3 जिले थे, तो 3 जिलों को किसको दे दिया गया, बांग्लादेश को दे दिया गया। आर्टिकल 2 में फिर से ध्यान समझिए, आर्टिकल 2 में क्या बताई गई बात कि ग्रहण भी कर सकता है किसी विदेशी भूभाग को और अपने भूभाग को दे भी सकता है। आर्टिकल 2 में इसको डिफाइन किया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल और आप लोग देखेंगे कि 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, साथियों कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इसमें भारत का जो सिक्किम था, सिक्किम को भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया था। और 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत गणराज्य का 22वां राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, घोषित किया गया। ये सभी तथ्य जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ साथियों। अब हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में देख रहे होंगे आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 100वां है, 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ये 2015 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया था, भारत बांग्लादेश की जो सीमा समझौता है इसे लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपडेटेड मैटर मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग स्टार बना लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं संविधान का जो आर्टिकल 3 है इसके विषय में। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है साथियों, आप लोग देख ही पा रहे होंगे
कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको दी गई है? वह संसद को दी गई है। भाई भारत के कोई राज्य हैं तो किसी राज्य की सीमा में जो है उस राज्य में जो है नाम का परिवर्तन करना है तो कौन करेगी? भारत की संसद करेगी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी जो है हर जिले का नाम बदल दे रहे हैं, किसी राज्य का नाम बदल दे रहे हैं। तो ये सब कैसे है? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब भाई ये काम कौन कर रही है? आप लोग जान ही रहे हैं कौन कर रही है, बोलो। संसद कर रही है ना। तो संसद कैसे करेगी अब आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर जो है नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ध्यान समझेंगे बात। इसमें क्या बताई गई है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर करके। भाई जैसे बिहार है, क्या है? मान लीजिए कि बिहार है तो बिहार का जो भूभाग है, मान लीजिए इस भूभाग को यूपी में भी मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। और यूपी के भूभाग को, कुछ भूभाग को बिहार में मिलाया जा सकता है। तो यही सारी बात इसमें बताई गई थी दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं खा में क्या बताया गया है। खा में क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र जो है बढ़ा सकेगी, बिल्कुल कर सकती है। गा में क्या बताया गया है कि किसी राज्य का क्षेत्र जो है घटा सकती है, मैंने बताया था आप घटा भी सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है संसद। किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। तो उपरोक्त बातों में आपने देखा कि संसद कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक, भाई अब प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए ये सब करना है परिवर्तन संसद को, तो कैसे करेगी? परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अवशिष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर में जो राष्ट्रपति द्वारा सुझाव की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर आगे मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में किया हूँ कि नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। पहला चीज़ आप लोग देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है? इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकती है। यानी संसद को नए राज्यों का गठन करना है या नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो संसद पहले प्रस्ताव को जो है पहले कोई भी सदन लेकर के आ सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, राष्ट्रपति से लेना होगा अनुमति। राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य या राज्यों के पास भेजता है और इसका उद्देश्य राज्य के विचार जानना है। राष्ट्रपति समय सीमा भी तय करते हैं। राज्यों के विचार जो है बाध्यकारी नहीं है, अर्थात राज्य जो है मना भी करते हैं कि राज्य में जो है नाम परिवर्तन नहीं करना है, तभी राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और बहुमत क्या चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधारण बहुमत चाहिए दोस्तों। अब इसी क्रम में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य के गठन की प्रक्रिया समान है। इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति देने से पहले प्रभावित होने वाले राज्यों से औपचारिक सहमति प्राप्त करेगा। यदि राज्य जो है विरोध भी करते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों सदन इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देंगे और जो भारत का राष्ट्रपति है इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो नए राज्य का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? गठन हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 1 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 4 की। पॉइंट टू पॉइंट आप बातों को नोट करते चलेंगे। यदि इस क्लास की PDF प्राप्त करना है तो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ
कि आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे पॉलिटी विद संजय वर्मा क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का लोगो बना मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी तक नोटिफिकेशन सभी प्राप्त हो जाएंगे और नोट्स वगैरह आपको दे दी जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई नए राज्यों का गठन किया गया है, इसे संशोधन माना जाएगा कि संशोधन नहीं माना जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब आगे हम बात करने वाले हैं पहली अनुसूची और चौथे अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब इसमें देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को। विधियां क्या हैं? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्भुक्त होंगे जो इस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्भुक्त हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। अब दूसरा बात क्या बताई गई है साथियों? पूर्वोत्तर प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। संविधान के आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। उसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं साथियों। संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। कैसे पारित किया जाएगा? सामान्य या कहें साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाएगा। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं अगला कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। दूसरा बात करने वाले हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। पॉइंट टू पॉइंट आप बातों को नोट करेंगे। इसमें दिया है कि अब हम कहानी आपको बताने वाले हैं कि प्राचीन काल से में देखा जाए कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। और अभी उपरोक्त में मैंने आपको जो बात बताई साथियों, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की सारी बातों को मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग कि अंग्रेजी काल में जो है, अंग्रेज स्तर से देखा जाए तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि अंग्रेजी काल से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। कब से हो रही थी? अंग्रेजी काल से हो रही थी। अब देखिए फिर बाद में क्या किया गया। सन 1912 में असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया। अंग्रेज लोगों ने क्या किया भाई, जब मांग हो रही थी तो मांग को मान लिए, असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया। लेकिन जब भारत देश जब स्वतंत्र हो गया साथियों, तो इस मांग ने जो है आंदोलन का रूप ले लिया। फिर इसे देखते हुए सरकार ने क्या किया, आनन फानन में भाई ध्यान देंगे क्या किया सरकार ने। जून 1948 में, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जून 1948 में यस के धर, ध्यान देंगे आप लोग, यस के धर की अध्यक्षता में प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। और आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी क्या दी, सिफारिश दिया, अपनी सुझाव दिया। और अपने सुझाव में इन्होंने बात क्या बताई कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए? देश की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। अब भाई मांग को तो यहाँ पर ठुकरा दिया गया। जब मांग को ठुकरा दिया गया तो आंदोलन क्या है, और उग्र हो गया दोस्तों। अब आंदोलन जब उग्र हो गया तो आनन फानन में अब क्या किया गया दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो दिसंबर जो है 1948 में JBP समिति का गठन किया गया। JBP समिति का गठन किया गया। और इस समिति में देखा जाए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता थे। जैसे क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता थे। और इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी सिफारिश में कहा कि यद्यपि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन जनतंत्र होने के नाते जन भावना को देखते हुए हमें यह मांग मान लेनी चाहिए। भाई ऊपर जो आपने देखा था कि जो एस.के. धर समिति गठित की गई थी, उन्होंने भाषाई आधार पर मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन जे.बी.पी. समिति ने क्या किया कि मामले में लोचा पैदा कर दिया और इन्होंने कहा कि मांग को मान लेना चाहिए भाई भाषाई आधार पर। अब देखिए, अब भाई मामले में क्या लेट लपेटी की जाने लगी। फिर इसको लेकर के तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता थे जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दी भाई। कुछ दिनों के बाद 56 दिन के पश्चात इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब आंदोलन नियंत्रण से क्या हो गया, बाहर हो गया। भाई पोट्टी श्रीरामुलु जो है ये आमरण अनशन पे बैठ गए और मांग किए कि भारत जो है भाई भाषाई आधार पर राज्य गठन किया जाना चाहिए। और इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे वहाँ पे आंदोलन उग्र हो गया। अब हम देखते हैं कि आगे मामला क्या बढ़ा साथियों। अब देखिए भाई, जब आंदोलन बढ़ गया तो आंदोलन को भाई शांत करना जरूरी है। और नेहरू कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री थे। तो भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में देखा जाए तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के आधार पर पहले किसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। मामले के स्थायी दल के लिए दिसंबर 1953 में राज्य का पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। अब देखिए, जो राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में गठित किया गया था, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथियों। इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठे होंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो दिसंबर 1953 में गठित किया गया था, तो ये कैसे सदस्यीय आयोग था, कभी कभी प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 3 सदस्यीय आयोग था। क्लियर। अब इसमें तो देखा जाए तो पहले जो सदस्य थे उनका नाम था फजल अली, दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था के.एम. पणिक्कर, तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था हृदयनाथ कुजरू। और फजल अली जो थे इस आयोग के क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को फजल आयोग भी कहा जाता है साथियों। अब देखते हैं कि इस आयोग में क्या क्या बातें कही गई हैं। पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां सर्च क्या करेंगे, पोलिटी विथ संजय वर्मा, और क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का लोगो बना मिलेगा, उसे आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी तक सभी जो नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या जो है आप क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फजल अली जो आयोग है, फजल अली आयोग ने बात क्या बताई, इन्होंने सन 1955 में अपने सिफारिश में बात क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। पहली बात क्या बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। पुनर्गठन का आधार जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। ये भी मांग को ठुकरा दिया गया। और तीसरी बात क्या बताई गई विद्यार्थियों कि वर्तमान में भाग का, भाग खा, भाग ग और भाग घ के रूप में राज्यों का जो वर्गीकरण है उसे क्या किया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के द्वारा कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उम्मीद और आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि 1950 में भारतीय राज्य क्षेत्र क्या थे, यानी आज़ादी के समय भारतीय जो राज्य थे इनकी स्थिति क्या थी, अभी मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था। अब देखिए स्थिति क्या थी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे भाग जो का है, भाग का के रूप में कुछ राज्य थे,
ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भाग का में कौन से राज्य शामिल किए गए थे, भाग खा में कौन से राज्य शामिल किए गए थे और भाग गा में कौन सा राज्य शामिल किए गए थे। लेकिन यदि आप यूपीएससी का सपना देखे हैं अर्थात प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना अपने दिमाग में बैठाएं, तभी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, भाग का के रूप में जो राज्य थे इसमें किसको किसको शामिल किया गया था, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास। अब भाग खा में क्या क्या थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान थे। अब इसी तरह से देखते हैं, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, पूंचिया बिहार थे और नीचे क्या है, कुर्ग थे। चलते हैं अब हम इसी सेशन को आगे लेके चलते हैं और जहाँ तक पहुँचे थे चलिए अब भाग हम जो है का में और देखते हैं क्या क्या शामिल किया गया था। तो देख ही रहेंगे आप लोग, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल था। और भाग खा में क्या थे, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर था, विंध्य प्रदेश था और क्या था, कुर्ग को मैंने बताया था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। इस तरीके से भाग का खा गा के विषय में आपने अच्छे से कवर किया। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे भाग घा के विषय में बात करने वाले हैं। आप सभी देख भी पा रहे होंगे भाग घा जो है दोस्तों, इसमें किसको शामिल किया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ही शामिल किया गया था। अब हम आगे पॉइंट लेके आपके लिए आ रहे हैं। अगले पॉइंट में क्या बात बताई जा रही है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1953 आपने देखा था, फिर बाद में क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके अंतर्गत पहली बार 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ध्यान देंगे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब देखेंगे सन 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के विषय में यहाँ बात बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, अब आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, कहीं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आयोग क्या है इस समय बहुत सतर्क हो गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1 मई 1960 को देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया। गुजरात कौन से क्रम का राज्य था, आप लोग क्या बताएंगे, 15वें क्रम का राज्य था। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे कि 1 दिसंबर 1963 को देखा जाए तो किस राज्य का गठन किया गया था, तो यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि नागालैंड का गठन किया गया था। फिर आगे बात करने वाले हैं कि 1 नवंबर 1966 को किसका गठन किया गया था साथियों, तो पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था। अब बात करने वाले हैं 25 जनवरी 1971 को किस राज्य का गठन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अब हम इसी सेशन में आगे देखते हैं दोस्तों कि 21 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लेंगे। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को ही किया गया था। अब आगे बात करने वाले हैं कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट 1974 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे स्टार बना लेंगे और अच्छे से आप लोग कवर करेंगे क्योंकि पूछा जाता है। 36वां जो संविधान संशोधन है ये 1975 में हुआ था और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था ये भी कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, तो 26 अप्रैल 1975 को दिया गया था। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं साथियों कि 20 फरवरी 1987 को देखेंगे, आप लोग नोट करेंगे। 20 फरवरी 1987 को क्रमशः मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि मिजोरम का जो गठन किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 के तहत किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है 55वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 के तहत किया गया था। मिजोरम जो है ये कौन से क्रम का राज्य था, 23वें क्रम का राज्य था। अरुणाचल प्रदेश जो है कौन से क्रम का राज्य था, ये 24वां क्रम का राज्य था। उम्मीद और आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी विद्यार्थियों। अब हम आगे चलते हैं
30 मई 1987, देखेंगे आप लोग, नोट करेंगे पॉइंट पॉइंट। 30 मई 1987 को देखा जाए तो गोवा का गठन किया गया था और गोवा जो है 25वां राज्य था। और इसी क्रम में देखा जाए कि सन 2000 में, ध्यान देंगे आप लोग, सन 2000 में क्रमशः 3 राज्यों का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट आउट, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सन 2000 में क्रमशः 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 नवंबर सन 2000 को गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य था? तो 26वां राज्य था। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था और उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य था? 27वें क्रम का राज्य था। 15 नवंबर सन 2000 को कौन से राज्य का गठन किया गया था? तो झारखंड का गठन किया गया था। झारखंड कौन से क्रम का राज्य है? 28वें क्रम का राज्य है। उम्मीद और आशा करते हैं साथियों यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक लेकर के। सन 2 जून 2014 को देखा जाए तो किसका गठन किया गया था? तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना कौन सी क्रम का राज्य था? 29वां राज्य था। और 31 अक्टूबर सन 2019 को किन 2 राज्यों का गठन किया गया? तो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख थे इनको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया साथियों। अब हम आगे चलते हैं तो 26 जनवरी आप लोग नोट करेंगे, 26 जनवरी सन 2020 को देखा जाए, 26 जनवरी सन 2020 को देखा जाए तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो हैं इनको क्या कर दिया गया? इन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दमन और द्वीप कर दिया गया। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर मैंने आपको जो है एक आर्टिकल लेकर के आया है, किताबों से मैंने संग्रहित किया है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल जो 1 है, जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करेंगे उस एम लक्ष्मीकांत की बुक से आपको यहाँ पे ये चार्ट आउट दिखा रहे हैं। संविधान का जो पहला आर्टिकल है इसमें क्या है दोस्तों? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। और संविधान का जो दूसरा आर्टिकल है इसमें नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना बताई गई है। और आर्टिकल जो 2A है, आर्टिकल 2A में क्या था? सिक्किम संघ के साथ संबंध था जिसका निरसन कर दिया गया। और आर्टिकल जो 3 है इसमें क्या बताया गया है? नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन बताया गया है। और जो आर्टिकल 4 है साथियों इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्क्वेंटियल मामलों में संशोधन किया जा सके, ये बात को बताया गया है। तो आज का ये जो सेशन है विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद और आशा करते हैं कि सभी को आप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। LT ग्रेड, TGT, PGT आने वाली परीक्षा की ज़बरदस्त यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है संविधान क्या है या इसकी संपूर्ण क्लास जो है आप लोग कर सकते हैं। और आपने अभी जो देखा क्रॉनिकल कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है साथियों, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम आपसे वादा ये करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से सारे कंटेंट मैटर को आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप जो है इस सेशन से संबंधित प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जाके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देखेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए कराई जा रही है, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।